वेलकम फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान के कुछ करंट के क्वेश्चंस या करंट के इश्यूज है और जो भी पिछले 7-8 दिन में घटित हुआ है या न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आई है उसके बारे में बात करेंगे। एक राजस्थान जीके से संबंधित एक कुछ वर्ड आया था खींचन करके। खींचन एक्चुअली फलोदी जोधपुर में स्थित एक गांव है और यहाँ पे जो कुर्जा जो राजस्थान के गीतों में भी इसका महत्व है। ये एक पक्षी रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान से प्रतिवर्ष आता है और यहाँ पर वो प्रजनन के लिए आते हैं। और अब कुर्जा के बारे में ये जानना जरूरी है कि कुर्जा एक सारस प्रजाति का जीव है। डेसोडोमेल क्रैन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो ग्रूस वर्गो है। प्रजनन के लिए यहाँ सर्दियों में आती हैं और उसके बाद में ये जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती है कुर्जा यहाँ से वापस चली जाती है। तो खींचन काफ़ी पिछले कुछ वर्षों से इस दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहा है। अगला एक बड़ा आयोजन राजस्थान में हुआ है अभी पिछले ही दिनों में, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित सीकर में स्थित है और यह मेला प्रतिवर्ष फाल्गुन चतुर्थी को शुरू होकर 10 दिन तक चलता है। इसको लक्खी मेला भी कहते हैं और इस बार बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ जुटी थी। तीसरा एक प्रोजेक्ट के बारे में चल रहा था, इस्माइल प्रोजेक्ट। इस्माइल प्रोजेक्ट राजस्थान में कोरोना काल में जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे, अधिकांश बच्चे जो स्टडी फ्रॉम होम के लिए प्रेरित करने की दृष्टिकोण से ये योजना चलाई गई थी। इसमें इस्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से अध्यापक बच्चों तक पहुंचते थे, शिक्षण सामग्री उन तक पहुंचाते थे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या और भी कोई सोशल मीडिया यूज हो, उसके माध्यम से बच्चों तक शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाते थे और उनकी शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते थे। नेक्स्ट एक रसरंगम कार्यक्रम मनाया गया था जो जवाहर कला केंद्र जयपुर में पिछले सप्ताह में मनाया गया था। ये मुख्यतः आर्ट से रिलेटेड फेस्टिवल है, नृत्य वादन इससे संबंधित कार्यक्रम है। अगला शिव कुमार पारिक का नाम भी चर्चा में रहा था। शिव कुमार पारिक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे थे और इनका अभी निधन हुआ है और ये जयपुर से संबंधित थे और इनका जयपुर में ही अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये पैसेंजर फ्रेंडली बस स्टैंड। राजस्थान का जो पहला पैसेंजर फ्रेंडली बस स्टैंड है वो सिंधी कैंप को बनाया जा रहा है। सिंधी कैंप जयपुर का बस स्टैंड। एक नूर भी चर्चा में रहा था। नूर एक्चुअली T39 बागिन जो रणथंभौर में है उसका नाम दिया गया है नूर। और ये चर्चा में इसलिए रही थी कि ये सबसे ज़्यादा उम्र में माँ बनने वाली बागिन बनी है अभी राजस्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। आगे एक चंबल माता की मूर्ति स्थापित हो रही है, ये कोटा में स्थापित हो रही है। चंबल कोटा में जो सरकार की दृष्टिकोण से एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की परियोजना है और उसी के तहत ये चंबल माता की मूर्ति वहाँ पे स्थापित हो रही है। एक बहुत बड़ा आयोजन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यिक आयोजन है जिसमें बहुत सारे साहित्यकार इकट्ठे होकर के विभिन्न पुस्तकों पे विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते हैं जो साहित्य संबंधित होते हैं। इस बार ये आयोजन 10 से लेकर 14 मार्च तक जयपुर में होटल क्लॉक्स आमेर में मनाया गया था। जनरली ये पहले डिग्गी पैलेस में मनाया जाता था लेकिन अब की बारी क्लॉक्स आमेर में मनाया गया है। एक और आयोजन हुआ था ऊंट महोत्सव जो बीकानेर में मनाया गया है। ये राजस्थान के ये जो महोत्सव हैं वो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ऊंट महोत्सव के साथ ही थार महोत्सव भी होता है जो बाड़मेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव होता है जो जैसलमेर में मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाया जाता है। इसी प्रकार और भी एलिफेंट फेस्टिवल जो जयपुर में मनाया जाता है। इस प्रकार के फेस्टिवल्स राजस्थान में मनाने की कल्चर रही हैं। एक और नाम राजकुमार रिजवी भी न्यूज़पेपर में छाया रहा था। ये राजकुमार रिजवी गज़ल गायक हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध झुंझुनू के मंडावा कस्बे से है। गज़ल गायक में मेहंदी हसन साहब भी थे, उनका भी संबंध इसी क्षेत्र से है। उनका निधन पहले हो चुका था। एक गांव दीपावास भी अखबारों में रहा था। दीपावास एक्चुअली नीम का थाना जो सीकर में है वहाँ पे स्थित एक गांव है और यहाँ पे स्टील प्लांट लगाए जाने की अनाउंसमेंट की गई है।
राजस्थान में ये दूसरी अनाउंसमेंट है। इससे पहले भीलवाड़ा में भी एक गांव था, वहाँ पर भी स्टील प्लांट लगाने की अनाउंसमेंट हो रखी है। एक जनरली पूछ भी सकते हैं ऐसा क्वेश्चन कि राजस्थान में जो विधानसभा आयोजित हुई थी उस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी एमएलएस को एक फ़ोन गिफ्ट किया था। तो ये फ़ोन कौन सा था? तो ये ध्यान रखना, आईफोन 13 सभी एमएलएस को दिया गया था। एक अनुप्रति योजना चल रही है राजस्थान में। अनुप्रति योजना का संबंध किससे हैं ये आपको ध्यान रखना। ज़्यादा इसकी रेट्स क्या है, कितना इंसेंटिव दिया जाता है, ये बहुत डीप हो जाएगा। राजस्थान में जो SC ST OBC और ये विशेष पिछड़ा वर्ग या BPL की कैटेगरी के जो छात्र होते हैं और उनको कैरियर बिल्डिंग के लिए, कोचिंग करने के लिए इंसेंटिव राशि दी जाती है, वो अनुप्रति योजना के तहत दी जाती है। इसमें भारत की सिविल सेवा, राजस्थान की सिविल सेवा, IIT IIM और भी बहुत से कोर्सेज है जिसके लिए कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। एक उड़ान योजना राजस्थान में चल रही है और ये भी न्यूज़पेपर में रही थी। तो उड़ान योजना का संबंध राजस्थान में महिलाओं की स्वच्छता से संबंधित है। महिलाओं को इस योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक राजस्थान राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी ये खोलने की घोषणा हुई है, जो कि जोधपुर में खोली जाएगी। इससे पहले जो डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत में है वो केरल में है। तो भारत की दूसरी ये डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी है जो जोधपुर में इस्टेब्लिश की जा रही है। इसी प्रकार पीडियोट्रिक नियोनोटोलॉजी सेंटर या इंस्टीट्यूट राजस्थान में अजमेर में स्थापित करने का अनाउंसमेंट हुआ है। पीडियोट्रिक नियोनोटोलॉजी सेंटर और वार्ड हर हॉस्पिटल में होते हैं जो नवजात शिशु से संबंधित होते हैं। नियोनोटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो वार्ड नवजात शिशुओं की केयर के संबंधित होता है। तो इसके लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाने की अनाउंसमेंट अजमेर में की जा रही है। एक मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में अभी रिसेंटली चेंजेस हुआ है। पहले बता देते हैं कि ये योजना जो है वो दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना, उनको आर्थिक संबल देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो इस योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से जो दुग्ध कलेक्ट किया जाता है उस दुग्ध पे प्रति लीटर 2 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता था। अब इस 2 रुपये को बढ़ा के 5 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है सेठूराम कृष्णिया का नाम भी चर्चा में रहा था। सेठूराम कृष्णिया झुंझुनू से संबंधित हैं और आज़ाद हिंद फौज में इन्होंने सेवाएं दी थी, यानी कि भारत के पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट धीरज श्रीवास्तव का नाम भी चल रहा है। अब धीरज श्रीवास्तव राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और राजस्थान फाउंडेशन इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि भारत में जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है जिसके तहत यूक्रेन में फंसे बच्चों को भारत लाया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार ने यूक्रेन से राजस्थानी बच्चों को बाहर निकालने के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से वहाँ पे काम किया था। तो राजस्थान फाउंडेशन के जो चीफ है वो इस वक्त में धीरज श्रीवास्तव है। इसी प्रकार अर्चना शर्मा जी का नाम भी चल रहा है। अर्चना शर्मा जी समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। बहुत से बोर्ड और आयोगों के अध्यक्ष इस समय राजस्थान सरकार ने बनाए पिछले कुछ दिनों में। तो उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं तो इतना तो पता होना चाहिए किस बोर्ड आयोग का अध्यक्ष कौन है, उसके बाद में उस बोर्ड आयोग के क्या काम है क्या नहीं है उसके बारे में भी सरसरी नज़र से नॉलेज होनी चाहिए। एक राजस्थान की रिफाइनरी के बारे में है। रिफाइनरी पचपदरा, बाड़मेर के पचपदरा के सांभरा गांव के आसपास स्थापित हो रही हैं और काफ़ी इसका काम हो चुका है और कुछ चल रहा है। इसके बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें 74% हिस्सा जो है वो HPCL का है और 26% हिस्सा जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट का है और इसकी जो क्षमता है वो 9 MMTPA मिलियन मीट्रिक टन पर एनम क्षमता, उत्पादन क्षमता रहेगी। रिफाइनरी से ही याद आता है कि राजस्थान में एक जैतून की रिफाइनरी भी है, इजराइल के सहयोग से इसकी खेती की जा रही है। तो इसकी रिफाइनरी जो है वो बीकानेर के लून क्रशर में स्थापित है। इसी प्रकार से कुछ और नाम जो जैसे जैसे हमारे सामने आते जाते हैं वैसे वैसे हम कलेक्ट करते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं। तो जोगिंदर सिंह अवाना का नाम भी आया था जो देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं।
इसी प्रकार जुबेर खान जी का नाम भी आया था, जो मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजेंद्र सोलंकी ये पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बजट में भी कुछ घोषणाएं हुई थी, वैसे तो बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, लेकिन उनमें से कुछ कंटिन्यू न्यूज़पेपर में चल रही है। उसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है इसका भी। और जिस प्रकार मनरेगा योजना गांव ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार निश्चित रूप से प्रत्येक लाभार्थी को दिए जाने की सरकार की कटिबद्धता है, उसी प्रकार की ये योजना अब शहरी क्षेत्रों में हमारे राजस्थान सरकार द्वारा लागू करने का अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें बस यही है कि वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार योजना चल रही है उसका नामकरण महात्मा गांधी जी के नाम से है, और राजस्थान के शहरी क्षेत्र में जो योजना चालू की जाएगी वो इंदिरा गांधी जी के नाम से है। और मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना चलाई जा रही है उसमें 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन किए जाने की अनाउंसमेंट भी की है। 25 दिन राजस्थान सरकार द्वारा फंडिंग की जाएगी इनकी। इसी प्रकार एक इंदिरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप महिला सुरक्षा से संबंधित है। महिलाएं एवं बालिकाएं अगर किसी परेशानी में हैं तो उस समय ये ऐप के माध्यम से, इसमें ऐप में 4 बटन होते हैं, तो उस बटन को थोड़ी देर दबाए रखने से, एक बटन दबाए रखने से जो 4 कॉन्टैक्ट नंबर इसमें सेव रहते हैं, तो 4 कॉन्टैक्ट नंबरों तक उनका मैसेज चला जाता है कि सी इज़ इन क्रिटिकल पोजिशन, तो उससे उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। एक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है। देखो, इससे पहले अनुप्रति योजना आई थी, अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो दोनों में बेसिकली अंतर ये है कि अनुप्रति योजना में तो कैरियर बिल्डिंग के लिए प्राइवेट कोचिंग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है, और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इस योजना में जो ग्रेजुएट छात्र बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। इसकी दरें अलग अलग हैं। इसी प्रकार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 2021 की रिपोर्ट अभी रिसेंटली जारी की है, स्टेट्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट नाम से। तो इस रिपोर्ट में राजस्थान से रिलेटेड ये चीज़ थी कि राजस्थान में ट्री कवर जो है वो है 8,733 किलोमीटर स्क्वायर में। 8,733 किलोमीटर स्क्वायर में ट्री कवर है, और 16,654 किलोमीटर स्क्वायर में फॉरेस्ट कवर है। यानी फॉरेस्ट कवर जो है वो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 4.87% भाग पर वन क्षेत्र है, और 1.41% क्षेत्र पर टोटल राजस्थान के वो स्क्रब यानी झाड़ी क्षेत्र है। राजस्थान में अगर वनों की बात करें तो सर्वाधिक वन उदयपुर में है, और सबसे कम वन वाला जिला चूरू है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर ही है। राजस्थान में वन जो है वो सर्वाधिक किस प्रकार के पाए जाते हैं, इस रिपोर्ट में ये भी क्लियर हुआ है। तो ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो सर्वाधिक प्रतिशत, मतलब राजस्थान में जितने भी वन है उनमें 38% ये शुष्क पर्णपाती वन, जिन्हें अपन कह सकते हैं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन। और जो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, इसमें वनों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे हाई डेंसिटी वाले वन, मीडियम डेंसिटी वाले वन, ओपन फॉरेस्ट। तो राजस्थान में हाई डेंसिटी वाले वन कम है, मीडियम डेंसिटी वाले वन है थोड़े से, लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट खुले वन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में है। ये बेसिकली पिछले 7-8 दिन का जो राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी उसके बारे में था। जैसे जैसे आगे और समाचार और भी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स होगी उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे।